नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय। आप देख रहे हैं जनता टीवी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखती है और भारतीय जनता पार्टी में जो गिने चुने अल्पसंख्यक और मुस्लिम चेहरे हैं उनमें से सबसे प्रमुख नाम है जफर इस्लाम। जफर इस्लाम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तो है ही, साथ ही भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति में अच्छा खासा दखल रखते हैं। अल्पसंख्यक चेहरे के नाम पर उनकी एक खास पहचान है। वे बड़े सॉफ्ट स्पोकन और एक बेहतरीन इंसान भी माने जाते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की तमाम सारी चीज़ों को लेकर के। उसमें राम मंदिर भी शामिल है, फिर अल्पसंख्यकों का मुद्दा, मस्जिद का मामला भी शामिल रहेगा। बहुत सारी चीज़ों पर हम उनसे बातचीत करेंगे। जफर इस्लाम साहब का मैं स्वागत करता हूं। जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। और जफर इस्लाम साहब, आपका स्वागत है जनता टीवी में। बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले तो जफर भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ, इस समय देश चुनाव के मूड में चला गया है और भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा लगता है जैसे 5 साल चुनाव ही लड़ती रहती है। आप उसके एक प्रमुख हिस्सा रहते हैं, पार्टी की जो क्रियान्वयन नीति होती है उसमें। मैं ये जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जो 400 पार का नारा दे रही है, ये अच्छी बात है। किसी भी पार्टी को जीत की उम्मीद होनी चाहिए, लेकिन कोई कहता है कि ये बहुत ज़्यादा अहंकार वाली बात दिखाई देती है इस तरह की बातों में। आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से इन चीज़ों को लेते हैं? दो नजरिया हर चीज का होता है देखने का। एक नजरिया होता है जो कि आपके क्रिटिक्स होते हैं, जो सिर्फ आप में खामियां निकालते हैं, और एक नजरिया होता है जो कि एक संजीदा इंसान संजीदगी से देखता है, तो उसके नजरिया अलग होता है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 370 भारतीय जनता पार्टी और 400 से ज्यादा एनडीए के बारे में, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के कहा। जाहिर है प्रधानमंत्री जी की जो कनेक्टिविटी है लोगों में, जनता में, उसके पैरेलल कोई नहीं है। आज तक आजाद हिंदुस्तान में इस तरह का कोई राजनेता नहीं हुआ है जिसकी जमीन पर इतनी ज्यादा पकड़ हो और इतना ज्यादा लोकप्रियता हो। उन्होंने इस बेसिस पे कहा कि साल भर तो हम बार बार वो कहते रहते हैं, एक ही बार उन्होंने कहा 370 हमारा लक्ष्य है और 400 के पार एनडीए का लक्ष्य है। वो इसलिए कहा कि पूरे 5 साल उन्होंने जब जनता की सेवा की, और सेवा में ही बिलीव करते हैं, और सेवा ही के लिए वो सबको कमिटमेंट जो सबका होता है एक कार्यकर्ता के प्रति, वो भी एक अपने आप को कार्यकर्ता ही मानते हैं। सेवा का जो भाव होता है, सेवा का मन होता है, उससे वो काम करते रहते हैं। और उससे जो प्यार, मोहब्बत और आशीर्वाद जो मिलता है, जनता का जो स्नेह मिलता है, उसके बेसिस पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, और उनको जो फीडबैक आता है जमीन से कि 370 इस बार, इसलिए कि पिछले बार भी उन्होंने कहा 300 के पार, देखिए आप 303 हुआ, इस बार 370 कह रहे हैं और 400 के पार एनडीए। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस लक्ष्य को आराम से पार करेंगे। और इसलिए नहीं कि हमें कोई अहंकार है, घमंड है, या हम बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, या ज्यादा कॉन्फिडेंस हम में आ गया। हमें सिर्फ और एक जनता के आशीर्वाद की वजह से हमें पूरा विश्वास है कि जनता का जो प्यार है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के, और इसकी वजह है कि हमने 5 साल उनकी उम्मीदों पे खरे उतरे हैं और जनता की लगातार सेवा करते हैं। और वही हमारा लक्ष्य है कि हमें सत्ता में आना। सत्ता हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, सत्ता में आना, जनता की सेवा करना जो है हमारे लिए मुख्य लक्ष्य होता है। ठीक, जफर भाई, एक सवाल और भी है कि अक्सर ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के जो मुद्दे हैं या बेरोजगारी के जो मुद्दे हैं उनसे भागने की कोशिश करती है, और इसी वजह से कभी राम मंदिर का मुद्दा आ जाता है, या कभी 3 तलाक का, या कभी सीएए का। यानी कुल मिलाकर के भावनात्मक मुद्दों पर और भावनात्मक नैरेटिव पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव मैदान में जाती है। आप इसको किस तरीके से लेते हैं? क्योंकि विपक्ष का आरोप लगातार यही रहता है। अब जैसे किसान फिर से दिल्ली कूच करने वाले हैं, और बेरोजगारी की समस्या को लेकर के विपक्ष आरोप लगाता रहता है, महंगाई को लेकर के तंज कसता रहता है। आप क्या सोचते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इतिहास को खंगाल के देखना चाहिए। जब भी हमने मैनिफेस्टो में जो भी जिक्र किया, कोई भी चीज मैनिफेस्टो से बाहर नहीं है। ये हर चीजें जो हमने मैनिफेस्टो में की है वही कर रहा हूँ। एक अच्छी अर्थनीति हो, एक देश की अर्थव्यवस्था अच्छी हो, ये हमारा जो है चरमराती इकोनॉमी से जो टॉप 5 इकोनॉमी से लाके खड़ा करना, ये भी तो हमारा राष्ट्रीय मुद्दा था, ये भी मैनिफेस्टो का पार्ट था। इस पे कोई चर्चा नहीं करता कि 10वें नंबर इकोनॉमी से लेके एक
चरमराती इकोनॉमी से लेके 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी से लाके आज टॉप 5 पे आया और खटखटा रहे दरवाजे के टॉप 3 अगले 3-4 साल में हो जाएगा। तो ये उपलब्धि है। सारे बैंकों की हालत खस्ता थी, अब इतनी मजबूत स्थिति में है। पीएसयूज की हालत खस्ता थी, अब उनके बैलेंस शीट को देखिए, मजबूत बैलेंस शीट है। आज उनके पास ऑर्डर बुक जाते हैं, उनके जो टोटल पीएसयूज का वैल्यू जो था वो कम से कम 4 फोल्ड बढ़ गया है, जब 5 फोल्ड बढ़ गया है। अगर 100 रुपए पीएसयू की वैल्यू, सब पीएसयू की वैल्यू, तो आज 500 रुपए हो गया। तो ये भी पीएसयू की वैल्यू बढ़ी, सरकार की वैल्यू बढ़ी है। और साथ साथ हमने अनेक काम किए हैं, चाहे वो नौकरियों के लिए हो, चाहे हम समाज के हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ करने की जरूरत हो, वो हमने पूरा किया। बिजली सड़क पानी का नारा उन लोगों ने दिया था, हमने घर घर तक बिजली पहुंचाई, सड़क पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमने एक छत देने का काम किया है और साथ साथ बाकी सुविधाएं जो एक नागरिक को चाहिए एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए, वो भी देने का काम किया। लेकिन अगर आर्टिकल 370 हो जी, राम जन्मभूमि की बात हो या सीए की बात हो, ये मैनिफेस्टो का पार्ट तो एक अपना अचीवमेंट है। और अचीवमेंट के बारे में कोई भावनात्मक ये नहीं, लोगों की आस्था से जुड़ा है और ये एक हमारी मैनिफेस्टो से जुड़ा हुआ है। हमने उसको धरातल पे लाकर जो सच्चाई थी, जो हमने वादा किया था, उसको पूरा किया है। और ये लोगों के सामने रख रहे कि एक हमारे मैनिफेस्टो को देखिए, हम जो वादा करते हैं वो करने की क्षमता भी रखते हैं और करके दिखाते भी है। प्लस दुनिया के पटल पे आप देखिए तो भारत अब एक कमजोर देश की तरह नहीं, एक विशाल मजबूत देश की तरह उभर के आया है। और इससे किसको गर्व नहीं होगा। देश के हर व्यक्ति को गर्वान्वित होने का मौका मिला है। ये इसके लिए देश की जनता आशीर्वाद दे रही है। लेकिन इसमें ना तो कोई हम किसी के भावनाओं को खेल रहे हैं, ना हमारा कोई ऐसा प्रयास होता है। हाँ, ये जरूर प्रयास होता है कि सबको एक इसमें पेवेंस करके सबको साथ लेके चले और देश हित में और जनता के हित में, जनहित में हम फैसले करें और इसका हमको लाभ होता है। जफर भाई, एक बड़ा अलग सा सवाल है मेरा। आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं और अल्पसंख्यक समुदाय और भारतीय जनता पार्टी के बीच का जो अंतर है वो आप भली भांति समझते हैं। आप क्या भारतीय जनता पार्टी में सहज महसूस करते हैं? आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि यहाँ आकर के आपके साथ में कोई अलग तरह का बर्ताव होता हो, भेदभाव होता हो, या जब बहुत हिंदुत्व की बात होती है तब आपको कैसा महसूस होता है? देखिए, ये बात हकीकत है कि मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी से हूँ, अल्पसंख्यक समुदाय से हूँ, मुस्लिम समाज से हूँ। लेकिन मैं आपको आस्था जो है वो सबकी अपनी अपनी आस्था। मेरे इस्लाम धर्म में आस्था है, हमारे साथी बैठे होंगे उनके हिंदू धर्म में है, कोई क्रिश्चियन धर्म में है, कोई किसी के सिख धर्म में है। और सभी, ये गुलदस्ता ऐसे थोड़ी बनता है, गुलदस्ता सभी फूलों के साथ एक गुलदस्ता बनता है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए कोशिश करती है कि एक गुलदस्ता देश के सामने पेश करे। अगर लेकिन गुलदस्ते में कुछ फूल ऐसे होते हैं जो बहुत प्रोमिनेंस के साथ आते हैं, और वो प्रोमिनेंस इसलिए साथ आते हैं कि उनके बिना गुलदस्ता बन नहीं सकता। इसलिए आप देखते हैं, चूंकि यहाँ की आबादी सबसे ज्यादा हिंदू समाज की है, तो इसलिए वो गुलाब के फूल की तरह जो है वो पूरे तौर पे आते हैं और अपनी खुशबू जो है पूरी जनता के पूरे गुलदस्ते में देते हैं। और उसी तरह पूरे समाज में जो है हिंदू धर्म के में आस्था रखने वाले और जो भारतीय जनता पार्टी में हिंदू धर्म के आस्था रखने वाले पहुंचाते हैं। लेकिन मुझे किसी तरह का सहज नहीं होता है। मैं कह सकता हूं कि जब से मैंने पार्टी ज्वाइन किया है, मेरे लिए पहली पार्टी है और मेरे लिए आखिरी पार्टी होगी, लेकिन जब से हमने ज्वाइन किया है हमें किसी तरह का नहीं, बल्कि हमारे उंगली को थाम के देश के जितने बड़े लीडर हैं उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। और मुझे कहीं भी ऐसा एहसास नहीं है, बल्कि ऐसे सेंसिटिव मीटिंग में जो मैं कह सकता हूँ कि अब तक शायद किसी मुस्लिम समाज के लोगों को नहीं बैठने का मौका मिला हो और ऐसे काम नहीं सौंपे गए हमें जो हमें सौंपे गए हैं। इससे मैं अपने राष्ट्रीय लीडर का, हमारे पार्टी के सीनियर लीडर का बार बार धन्यवाद देता हूँ। और कोशिश ये रहती है कि जो ऑपोजिशन पार्टी ने लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह करके रखा है, उस गुमराहियों से निकाले बाहर और हमारे समाज और बीजेपी के बीच में जो दूरियां खत्म हो। एक ही बात कहता हूं अपने समाज के लोगों को कि देखिए, किसी एक पार्टी के लिए मत बन के रहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी क्यों ना हो। आप सभी पार्टी आपके लिए बराबर होनी चाहिए। जो आपके लिए सबसे ज्यादा काम करे, जो आपके लिए सबसे ज्यादा चिंता करे, उसके लिए आप चिंता कीजिए। लेकिन यह समझ के किसी को हराना है और किसी से डर के हराना है, डर किसी पार्टी को
डर के किसी पार्टी से डर के दूसरे पार्टी को वोट देना, जबकि इस पार्टी का डर होना नहीं चाहिए। किसी हम हर का सामन थाप के चलते और या हमें हराने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि आप अपने वोटों का सही इस्तेमाल कीजिए और किसी की जागीर मत बन के रहिए। तब समाज का भी फैसला होगा, बेहतर होगा और आपके समाज, अपने कम्युनिटी का भी होगा और देश का भी। हाँ, बिल्कुल जफर भाई, अभी आप एक बड़ी बात कही कि जी बिल्कुल, आपने एक बड़ी बात कही कि किसी से डर के मत रहिए। तो क्या आपको लगता है कि तमाम राजनीतिक दल जो पहले से देश में हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य कोई पार्टियां हों, क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं उनमें, तो क्या आपको लगता है कि मुस्लिम समुदाय को वो टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, केवल इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए उन्होंने किया कुछ नहीं? आप कैसे सोचते हैं और आपके समाज के लोग क्या सोचते हैं? देखिए, समाज जो है, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ और दुनिया के इतिहास को उठा के देख लीजिए, जिस मुल्क में भी माइनॉरिटी रहती है उस मुल्क में उनका नाजायज जो है इस्तेमाल होता है। और वैसी पार्टियां जिनको पूरे समाज में अपने आप को सक्रिय नहीं कर पाती हैं, वो ऐसे समाज को इकट्ठा करके, वर्ग, समाज के एक वर्ग को इकट्ठा करके अपने लिए शील्ड बना के और अपने लिए फायदे के इस्तेमाल करती हैं। मुस्लिम समाज का भी कुछ ऐसा ही हाल है कि मुस्लिम समाज को भी कांग्रेस और अलग पार्टियों ने बार बार बीजेपी के खिलाफ उस्काया, कहीं ना कहीं डराया और लोगों के मन में जो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल पैदा किया। उसकी वजह से बीजेपी से दूर हटके मुस्लिम समाज ने वोट देना शुरू किया। मैंने उनको बार बार, जब भी मुझे मौका मिलता, मैं एक ही बात कहता हूं कि अगर समाज में आगे बढ़ना है तो उसी तरह की मिसाल है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आती है, चली जाती है। ट्रेन पे आप चढ़े तो आप मंजिल तक पहुंचेंगे, चाहे क्लास ए हो, बी हो, सी हो, कैसी भी, फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास, सब में। लेकिन आप ट्रेन को सिर्फ जाते हुए देखेंगे तो आप प्लेटफॉर्म ही रह जाएंगे। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने बराबर इस्तेमाल किया है कि ट्रेन पे कभी चढ़ने के लिए दिया नहीं, बल्कि उनको बराबर उनके सामने से ट्रेन जाती रहे और वहीं के वहीं जो है खड़े रहे। और उनकी आज हालत ऐसी है, इतनी गंभीर हालत में मुस्लिम कम्युनिटी है कि आप अगर देखिए कि सरकार की जो वेलफेयर स्कीम, वही एक पैरामीटर है देखने का, जो बिना भेदभाव के दी जाती है हमारी सरकार के द्वारा, उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी जो है वो मुस्लिम समाज के हैं। क्यों है? इसलिए कि पहले की सरकारों ने उनको इस्तेमाल किया, उसको किसी तरह का फायदा नहीं पहुंचाया। लेकिन आज मुस्लिम समाज समझने लगा है, यूथ समझने लगा है। मुझे लगता है कि थोड़ा एक कदम भारतीय जनता पार्टी को भी आगे उनकी तरफ बढ़ना चाहिए और उनको भी अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ना चाहिए। और ये जो बीच में इतनी बड़ी खाई है, उसको खाई को कहीं ना कहीं वादियों में तब्दील करके एक बेहतर माहौल बनाना चाहिए। जी, मुस्लिम वर्ग को भाजपा से जोड़ने के लिए क्या कोई कार्य योजना? बीच में बहुत सारी बातें हुई थी कि पसमानदा मुसलमानों के लिए बातचीत शुरू हुई थी संगठन में, तो पसमानदा ही क्यों, सारा मुस्लिम समुदाय क्यों नहीं? क्या ये मुस्लिम समाज को भी दो भागों में बांटने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की? आप किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए, मुस्लिम समाज में कोई पसमानदा मतलब कोई जात पात नहीं है। पसमानदा का मतलब होता है वीकर सेक्शन, फाइनेंशियली जो वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिसको बोलते हैं, अच्छा, EWS, उसको पसमानदा बोलते हैं। तो पसमानदा समाज में अगर किसी का अफर्मेटिव एक्शन होता है और उससे समाज के एक वर्ग जो करीब है, कमजोर है, जिसको सहायता की जरूरत है, अगर उसको मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है और उसके अफर्मेटिव एक्शन सरकार की तरफ से तो और उसका फायदा उसको मिलता है, क्यों नहीं? होना ही चाहिए, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए हमारी सरकार जो है बराबर हर वर्ग की कोशिश करती है। जो मार्जिनलाइज सेक्शन में, मुस्लिम में उसको पसमानदा कहा जाता है। ये पसमानदा जो है ईरानियन वर्ड है जिसका मतलब होता है कमजोर तबका। कमजोर तबका मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को अगर उनको अगर सहायता सरकार को मिले, उनके दामन को थाम के मजबूत किया जाए, उनके हाथे को थाम के मजबूत किया जाए तो अच्छी बात है, वेलकम करना चाहिए। लेकिन समाज में कोई ऐसा बिखराव नहीं। आज भी मुस्लिम समाज जो है वो किसी एक जात पात में नहीं बटा है। एक तरह का मुस्लिम में जात पात होता ही नहीं, तो हिंदुस्तान में है और लेकिन दुनिया के किसी कोने में कोई जात नहीं होता है। लेकिन सैयद एक होते हैं जो क्रिस्टी क्लास हो, जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो लिनेज का होते हैं उसको सैयद कहा जाता है। वो जो उनके लिए एक लीडिंग क्लास के लिए बोलते हैं, जो उनकी बातों को मुस्लिम समाज के लोग मानते हैं। और मेरे ख्याल से इसीलिए कई ऐसे बड़े लोग हैं मुस्लिम समाज के जिन्होंने इस बात को कहा कि हमें लोग इस तरह के चाहिए, इस कम्युनिटी वर्ग से, समाज के इस वर्ग से लोगों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ के पूरे समाज की क़यादत करनी चाहिए ताकि वो ये खाई को दूर कर सके और मुस्लिम समाज जो है मेन स्ट्रीम का पार्ट बनता है।
जी बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल और भी है, आप थोड़ा सा अलग हट के पूछ रहा हूँ। आप बैंक के भी एमडी रहे हैं, तो अचानक से आप अर्थ जगत से, फाइनेंस की दुनिया से, और इसको छोड़ करके राजनीति में कैसे आपका आना हो गया? देखिए, हकीकत तो यह है कि मेरी खुद की रुचि बहुत थी। हमारे जिस गांव में पैदा हुआ वहां पर दो ही चीज चलती थी, तीन चीज। या तो स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में आप अच्छे हो, जिसमें मैं था अच्छा बहुत, या फिर आप आईएएस और आईपीएस डॉक्टर बन जाइए, जो नहीं मैं बन पाया, या तीसरी बात है जो पॉलिटिक्स हो, राजनीति। तो नेता की सबसे बड़ी वैल्यू होती थी, और मेरे दिमाग में कहीं न कहीं यह सच हकीकत है कि दिमाग में कहीं न कहीं बहुत इम्पैक्ट था उसके दिमाग में, और ये मैंने अपने पैशन को परस्यू करने की कोशिश की। मेरा सौभाग्य ऐसा था कि मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मौका मिला मिलने का, जब वो मुख्यमंत्री थे, और अब वो एक इतिहास बन के रह गया, और मैं यहाँ पर हूँ। जी जफर भाई, अब एक सवाल और। अभी सीएए को लेके बात चल रही है। अभी हाल ही में गृह मंत्री ने भी बयान दिया, अमित शाह जी ने भी, कि लोकसभा चुनाव से पहले इसको लागू करेंगे। सीएए को लेकर के कई तरह की भ्रांतियां जो है मुस्लिम समाज में है। जैसे एक भ्रांति तो ये कि नागरिकता समाप्त हो जाएगी, जबकि गृह मंत्री बार बार कह रहे हैं कि नागरिकता समाप्त होने जैसा इसमें कोई प्रावधान ही नहीं है। तो सीएए को लेकर के मुस्लिम समाज क्या सोचता है, और उनकी जो भ्रांतियां हैं उसे किस तरीके से दूर कर पाएंगे? क्योंकि सीएए को लेकर के सच में बहुत ज्यादा मुस्लिम समाज भयभीत सा नजर आता है। आप क्या सोचते हैं और किस तरीके से इससे निपटेंगे, जफर भाई? देखिए, पहली बात, दो अहम चीजें हैं सीएए के मामले में। पहली अहम बात है कि ये बेबुनियाद बात है कि किसी की नेशनलिटी खत्म होगी, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और वही बात है कि लोगों ने इसको गुमराह करने की बात हुई। इस पर मेरी चर्चा आदरणीय गृह मंत्री जी से बहुत तफसील से हुई है, और उन्होंने कहा कि अगर कोई भी लॉयर, कोई भी बड़ा नेता, कोई भी ऐसा पढ़ा लिखा इंसान जो सीए के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के एक जगह भी ऐसी चीज निकाल दे कि जिससे कहीं ना कहीं इतना सा भी खदशा हो कि किसी की नागरिकता जा सकती है, तो उसको बदल देंगे। हकीकत है कि कोई भी ऐसा नहीं पॉइंट लेकर आ पाया, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अब ये बात है कि लोगों को, जो मैंने कहा कि गुमराह करते हैं, तो एक व्हाट्सएप पे भेजते अलग अलग इंफॉर्मेशन भेजते, और मैं हर इंफॉर्मेशन का जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चल रहा था और जो अपोजिशन के लोगों ने फैलाने की कोशिश की थी, वो हर छोटे छोटे सवाल जो लोगों के जहन में घूम रहे थे और कहीं ना कहीं उसका डर था, वो मैंने स्वयं आदरणीय गृह मंत्री जी से उस पर चर्चा करके पूछा, और हर चीज का मैं खुद भली भांति जानता हूं कि उसमें कोई सच्चाई नहीं, सब चीज का। और इसलिए मैं कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर कोई ऐसा जनता में, मुस्लिम समाज में या जनता में और समाज के कोई वर्ग भी ऐसा महसूस करते हैं, उनको ऐसे कोई चीज सीए में दिखती है, तो प्लीज हमसे कांटेक्ट कीजिए, मैं उसका समाधान निकालूंगा। लेकिन मुझे मालूम है किसी की नागरिकता नहीं जा सकती है, और ये सिर्फ गुमराह करने की बात है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज करता हूं ऐसे लोगों को जो इसके बारे में एक भी ऐसे पॉइंट लेकर आए जिसमें नागरिकता जाने के खदशा है। ठीक है। एक सवाल और जफर भाई, बार बार ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ऑपरेशन लोटस चलाती है दूसरे दलों को तोड़ने के लिए। आपके बारे में भी ये कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में जो पिछला शिवराज सिंह का कार्यकाल था और कांग्रेस को वहाँ बहुमत मिला था, ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके बहुत करीबी भी हैं, आपके मित्रों में उनकी गिनती आती है। ये माना जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके कहने से ही भारतीय जनता पार्टी में आए थे। तो ये आप कैसे कर पाए और किस तरह से संभव हुआ? क्या सच में कोई ऑपरेशन लोटस होता है भाजपा में? देखिए, ऑपरेशन लोटस फोटस कुछ होता नहीं है। और जब इस मध्य प्रदेश की बात कहते हैं तो दो ही बात कहूंगा। एक तो कहूंगा कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नया जमाना है और अब नई जबानी। और नई जबानी क्या है ये मैं आपको बताता हूँ कि अब मोहन यादव जी वहाँ के मुख्यमंत्री जी बने हैं, हम प्रचंड बहुमत से जीते हैं, लोगों का विश्वास, अपार विश्वास जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, हमारे राष्ट्रीय लीडरशिप के साथ है। और जब सिंधिया जी भी ज्वाइन किए थे तो भी उसी अपार विश्वास और जो कॉन्फिडेंस जो उनको हमारी लीडरशिप में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में थी,
उस कारण से ज्वाइन किए थे। देखिए, अगर कोई पार्टी भी ज्वाइन करती है भारतीय जनता पार्टी को अपने दल को छोड़कर, तो उसका दो मकसद होता है। एक मकसद तो कि लीडरशिप से प्रभावित होती है, समाज में रह के समाज के लिए काम करने वाली सरकार से प्रभावित होती है, और खुद को देखती है कि हमें भी एक मौका मिलेगा कि हम अपने समाज में जो हमारी जो राजनीति में आने का जो सबसे बड़ा कारण होता है कि लोगों के बीच में रह के लोगों की सेवा करना, तो उसका एक मौका मिलेगा। इसलिए पहले तो प्रभावित होते हैं लीडरशिप से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, और साथ साथ जो उनको दिखता है कि कैसे लोग यहाँ पर सेवा करते हैं, तब उनकी भी रुचि होती, उनकी इच्छा होती तो वो करते। लेकिन जो चोर, करप्ट, पैसा बनाने वाले लोग होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं आते हैं, इसलिए उन्हें पता है कि यहाँ सारे उनकी दुकान बंद हो जाएगी और यहाँ समाज के लिए ही सिर्फ काम करना पड़ेगा, तो ऐसे व्यक्ति नहीं आते हैं। जफर भाई, एक और सवाल है। विपक्ष अक्सर ये आरोप लगाता रहता है कि बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का एक इशू है, भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों के लिए जो है उनके लिए फ्रेंडली पार्टी कही जाती है। तो कुल मिलाकर के पूंजीवाद जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में पूंजीपतियों की जो है फव्वारा है, आम आदमी परेशान है। इस बात से आप कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं? जफर भाई, आवाज मिल रही है मेरी? अब आपकी आवाज आ रही है, बीच में फोन कट गया था। तो मैं, आपने जो सवाल कहा, हाँ, कि सिर्फ क्या उद्योगपतियों के लिए हमारी सरकार है, क्या हमारे लिए गरीब गुरबा के लिए सरकार नहीं है, क्या हमारे लिए आम जनता के लिए सरकार नहीं है, क्या हमारे लिए जो रोजगारी मसला है कि नहीं, रोजगार एक मसला है कि नहीं? देखिए, मैं इसको तफसील से जाता हूँ। हमारे सरकार की जो नियत है वो आपके सामने है। क्या रेडी पटरी वाले को कभी किसी ने चिंता की थी? इसी सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बजटरी एलोकेशन किया। क्या कोविड के बाद हमने ऐसा नहीं किया कि हमारे जो एमएसएमई वर्ग के लिए पूरे जो मतलब सरकारी खजाने को खोल दिया? नहीं खोला, खोल दिया हमने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया। क्या हमने मुद्रा लोन नहीं दिया जहां 60% महिलाएं हैं? क्या हमने जो जनधन के इसमें हमने बैंक अकाउंट खुलवा के लाखों करोड़ रुपया जो है उसमें आज बैंक अकाउंट में पड़े हुए उन लोगों के हैं जो कभी बैंक अकाउंट देखा नहीं था। क्या हमने हम अब गिनाते जाएंगे तो मुझे 1 घंटा लग जाएगा, जितनी स्कीम, और सब स्कीम एक ही पर्पस है कि समाज के वर्ग को फायदा होना चाहिए। ये बात हकीकत है कि जब अच्छी सरकार चलती है और सरकार जब बहुत अच्छे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करती है, पॉलिसी रिफॉर्म्स करती है, पॉलिसी इनिशिएटिव लेती है, तो उसमें जॉब क्रिएशन भी बहुत होता है। लोग निवेश करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां अच्छा करती हैं, उनके प्रोडक्शन बढ़ते हैं। इसीलिए आप देखिए पीएमआई जो होता है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और सर्विसेज पीएमआई, कितने दिन से 50 से बढ़ के 55, 56, 59 तक चला गया। मतलब 50 पे होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो गई है, 50 से नीचे इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो रही है, लेकिन यहाँ तो 56, 59 ऐसे चल रहा है। तो उससे समझ में आता है कि बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी से सर्विसेज सेक्टर में बहुत है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ तो 20% दुनिया की जनता यहाँ रहती है, और ज्यादा जो है वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसी का जिक्र किया जो 10 साल में के लिए श्वेत पेपर डाला, उसमें आप देखिए किस चरमराती अर्थव्यवस्था को हमने लिया था हाथ में। तो अगर आईसीयू में भी है और आईसीयू से जब सुपर आईसीयू में हो तो पहले उसको निकालना पड़ता है, उसके बाद उसको निकालने के बाद उसको फिर से वार्ड में आता, वार्ड के बाद फिर डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज के बाद थोड़ा सेहत होने के बाद फिर वो तेजी से दौड़ता है। तो आज वही स्थिति है कि अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 3 दिन पहले भी कहा कि अब बहुत स्पीड से जो है ऐसी नीतियां लेंगे तो बहुत स्पीड से दौड़ेगी, इसलिए कि ट्रैक बिछाने का काम कर लिया, ट्रेन रन करने लगी। अब स्पीड बढ़ाना है, अर्थव्यवस्था और बढ़ाना, और आगे आने वाले दिनों में हर तरह की सहूलियत आम नागरिक के लिए जो है, नौकरी, ब्लू कॉलर जॉब, व्हाइट कॉलर जॉब, हर तरह की नौकरियां होंगी, जो आज भी हो रही कल उससे ज्यादा होंगी, ऐसा हमारा विश्वास है। ठीक है, एक सवाल और उठता है बीच बीच में कि ओबीसी को लेकर के बात हो रही है। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री तो ओबीसी जाति से आते ही नहीं है, और एक जातिगत जनगणना को लेकर के विपक्ष बार बार मांग उठा रहा है। तो इस मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि ये जो चुनाव है इस बार पूरा ओबीसी के इर्द गिर्द ही लड़ा जाएगा। आप क्या सोचते हैं?
देखिए ना, मैं कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के बारे में जब ऐसे आप शब्द बात करते कि वो भी सब ओबीसी समाज से नहीं है, तो लोग उनके बारे में भी कभी कभी ऐसा सोचने लगते थे कि आप पूरे तौर से भारतीय हैं क्या? भाई, इटली में उनका ननियाल है, कोई यहाँ तो ननियाल है नहीं कोई बरेली में, जहाँ से उनकी मदर लड़ती हैं रायबरेली से। तो हकीकत तो है, ये भी समझना चाहिए कि इस तरह की बेबुनियाद बात करना नहीं चाहिए। अब ओबीसी एक समाज का बड़ा वर्ग है, और रिप्रेजेंटेशन भी देखिए, किसी समाज ने, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इतना बड़ा ओबीसी या फिर ट्राइबल समाज को या फिर जो दलित समाज को इतना बड़ा रिप्रेजेंटेशन किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने दिया है? नहीं दिया है। तो जाहिर है, अगर समाज के हर वर्ग जिस तरह के उनकी आबादी है उसके हिसाब से अगर रिप्रेजेंटेशन दे रही है हमारी पार्टी, तो अच्छी बात है, इसका फायदा भी होता है। लेकिन हम किसी जात पात के बेसिस पे नहीं लड़ते, हम तो सबका साथ, सबका विकास करने के लिए और सबके लिए प्रयास करने वाली अप्रोच है। और देश हित में हमारी नियत है, देश हित और जनहित और प्रदेश हित में ही काम होता है, चाहे इसके लिए कुछ भी जो है कड़वी गोली खानी हो, हम खाते हैं। और इसीलिए आज देश हमारा बहुत मजबूत है, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, हम एक चमकते हुए सितारे की तरह हैं। और पूरी दुनिया चाहती है कि ऐसे इस फेज में और दुनिया के इस राउंड में जो है ना, इस जो बोलते हैं एक मोमेंट जो है, इस मोमेंट पे भारत जो है सबसे शक्तिशाली देश जो है उभर के आएगा। और अगले 20 साल में दुनिया में जो है, विकसित देशों में तो नाम होगा ही, लेकिन विकसित देशों में ऐसा नाम होगा कि सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाली, सबसे ताकतवर देश जो हिंदुस्तान होगा, भारत होगा हमारा। इस तरह की नीति जो है और इस तरह की न्यू जो है हमारे प्रधानमंत्री ने डाला है। आप इसके आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, आगे वाले पीढ़ियों के लिए क्या है, पिछली सरकार ने छोड़ा था? सिर्फ कर्जा, कर्जा और कर्जा, चरमराती इकोनॉमी। आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रधानमंत्री जो छोड़ रहे हैं एक मजबूत अर्थव्यवस्था, और साथ साथ एक ऐसी न्यू डाला है जिससे देश तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगा और आगे अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। जफर भाई, एक आखिरी सवाल ये कि आप राज्यसभा सदस्य रहे लेकिन बहुत कम समय के लिए, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने का मौका देती है तो क्या आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? और क्या आपको उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी अगर किसी मुस्लिम को टिकट देगी तो क्या जीत सकता है मुस्लिम उम्मीदवार? देखिए, ये पार्टी में टिकट देने का काम तो राष्ट्रीय लीडरशिप करते हैं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता हूं। मौका अगर पार्टी ने दिया किसी को भी, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, सब अपनी जी जान से लड़ते हैं। और कोई मैं अलग थलग इंसान नहीं, मैं भी उसी टोली से आता हूं, जो उसी सोच से आता हूं कि पार्टी ने जब जब किसी को अपॉर्चुनिटी दिया तो पार्टी के जिस पे भी पार्टी ने जिस पे कॉन्फिडेंस जताया है, विश्वास जताया पार्टी के लिए, वैसे ही विश्वास को पूरे तौर से सकारात्मक तरीके से लोगों ने काम किया है। मैं भी, अगर मुझे भी मौका मिला तो हम भी ऐसे ही काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जफर भाई, आपने बहुत सवालों के और बहुत तफसील से और बहुत ही समग्रता के साथ जवाब दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके राजनीतिक भविष्य के लिए भी मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। ये थे जफर भाई इस्लाम, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, गृह मंत्री अमित शाह के खेमे में इनका नाम गिना जाता है। तो कुल मिलाकर के इस बातचीत में बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने खुलासा किया, और इस खुलासे के बाद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी राजनीति की जो समझ रखते हैं, उन्हें जफर भाई इस्लाम का ये इंटरव्यू पसंद आएगा। नमस्कार।